जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल आज वर्ब का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वर्ब का हम लोग सीरीज देख रहे हैं जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये वर्ब का चौथा क्लास है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं या डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट इंग्लिश के नाम से बना हुआ है, वहां से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया और ऊपर भी आपके स्क्रीन पर है, तो वहां से भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 5 फरवरी है, यानी आज सरस्वती पूजा है, जिसके लिए भारत में माना जाता है कि यही सब कुछ है, शिक्षा ही सब कुछ है। तो सबसे पहले उस देवी की थोड़ा सा आराधना कर लेते हैं जो आज है। तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप अपने जीवन में हर वो चीज़ पाएँ जिसकी आप कल्पना करते हैं, और हमको भी वो सारी चीज़ मिले जिसकी हम कल्पना करते हैं। माता सरस्वती का सब पर आशीर्वाद बना रहे। बस अब इसका मतलब ये नहीं कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज पढ़ना है, क्लास मिस नहीं करना है। भले ही सरस्वती पूजा का वक्त खत्म हो गया, अब पढ़ाई का वक्त। सुबह से आपने पूजा में ध्यान दिया, पढ़ाई आज स्किप नहीं करना है। कल संडे है, कल देखेंगे कल आप बैच होगा या नहीं, मगर आज स्किप नहीं करना। हम लोग डे बाय डे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा फोटो लगा हुआ है, देखिए यूट्यूब पर बिहारी मीडियम, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी नहीं है। मेरा नाम है, फोटो भी है, तो आप लोग विश कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। पिछले 3 वीडियो में हमने लास्ट मई तक आकर कंप्लीट किया था, मई तक पढ़ लिया था, यानी मॉडल वर्ब हम पढ़ रहे थे। और मॉडल वर्ब में हम लोगों को देखा कैन, कुड और मे का भी देख लिए थे। बस हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो चलिए, मे का सबसे पहला प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। दूसरा परमिशन लेने या देने के सेंस में होता है। तीसरा लेस पॉसिबिलिटी, लेस का मतलब हम बताए थे न के बराबर, और रेयर का मतलब बताए थे मेरे भाई दुर्लभ। रेयर का मतलब दुर्लभ और लेस में थोड़ा सा अंतर है। रेयर का मतलब हो गया बहुत में से बहुत ही कम, यानी अगर हम लाख 2 लाख 10 लाख की बात करें तो उसमें से एक आध गो हो गया, वो रेयर होता है। मगर लेस का मतलब होता है कम। परसेंटेज के अनुसार देखें तो 100 में 10%, 15% इसका चांस रहता है, उसको बोला जाता है लेस। और रेयर का मतलब होता है मेरा भाई दुर्लभ, यानी कि बहुत बहुत ही कम। उसके बाद हमने देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब हमने समझा था इच्छा सूचक। जैसे आप अपना इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारा राजा बहुत सारे तक जिए, हम आप पर आशीर्वाद बनाए रहे, आप हमसे जुड़े हुए रहे। तो इस तरीके से सेंटेंस में, या किसी को कर्ज करना हो, किसी को श्राप देना, उस सेंस में भी आप मे का प्रयोग करते हैं। और इसका लास्ट था एक मेन क्लॉज। जब देखिए मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में समझते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक वाक्य, पूरे सेंटेंस को समझे, उसमें 2 वाक्य रहेगा, 2 वाक्य होता है, जिसको एक मेन क्लॉज कहा जाता है और दूसरा को सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम क्लॉज पढ़ेंगे उसके बारे में, ये नाउन का चैप्टर है और क्लॉज का भी स्पेशल फंक्शन आता है, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि मेन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें उसका मेन चीज दिखाई देता है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि इसको समझना चाहें, अगर हम पढ़ेंगे तब एग्जाम पास करेंगे, तो आपका एग्जाम पास करना मेन क्लॉज नहीं हुआ। आप पढ़िएगा, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम पास करेंगे, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास नहीं करेंगे। तो जो पास करना है वो निर्भर किस पर है? आपके पढ़ाई पर। तो जो चीज़ जिस पर निर्भर हो उसको मेन क्लॉज। मान के चलिए हम पर कोई निर्भर है, आप हम पर निर्भर है, तो हम एक प्रकार का मेन क्लॉज हो गए और आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। मेरा प्रभाव आप पर, अगर हम बढ़िया से पढ़ेंगे और आप भी बढ़िया से पढ़िएगा तो हर चीज़ मिलेगा। थोड़ा सा भी लापरवाही करिएगा तो इधर उधर हो सकता है। यही होता है मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उसका एक फंक्शन होता है, सीधा से याद रखिएगा। जब 2 वाक्य है तो भाई उसका जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का यह कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन सीधा से समझ लीजिए एक प्रकार का जंक्शन होता है।
जो दो चीज़ों को जोड़ता है। जैसे स्टेशन जंक्शन पर आप जाते हो तो वहाँ पर मिलाप होता है, दो ट्रेनों का आगमन होता है। तो इंग्लिश में जब दो सेंटेंस को मिलाया जाता है तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या किसी थर्ड चीज़ के द्वारा, जिसको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा दो वाक्य को जोड़ा जाता है। इसी को कहा जाता है कंजंक्शन। तो मे का इतना सारा हम लोग फैसिलिटी देख चुके हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल हम यहाँ लिखना इसलिए पसंद करते हैं ताकि आपको भी लिखने का साथ साथ, जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप भी कुछ माइंड में याद करिए एग्जाम्पल। और इसको एग्जाम्पल बनाना कैसे है, तो उसको सिंपल सा तरीका है। पहला पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट से बनाने का कोशिश करिए। दूसरा परमिशन से बनाने का कोशिश करिए। लेस पॉसिबिलिटी से बनाने का प्रयास, ऑप्टेटिव या ये इस तरह से बनाने का प्रयास करिए। चलिए हम सेंटेंस लिखते हैं एक एक करके। बहुत ही फेमस सेंटेंस लिखते हैं, मे आई कम इन सर। यू में लीव लॉन्ग। मे आई बाय दीज books। May the king live long। You study in order that you may pass the exam। चलिए आप समझते हैं कि एक चीज़ को एक एक पॉइंट के एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो हमने बताया था कैन, कुड और मे में बस इतना अंतर है कि कैन और कुड इनफॉर्मल के लिए आता है और मे एकदम औपचारिक रूप फॉर्मल के लिए आता है। तो आप हमसे आदेश परमिशन लेते हैं तभी तो आइएगा। आप आइएगा, कहेगा मे आई कम इन, तो हम बोलेंगे यस यू मे, आप आ सकते हैं। इसका मतलब हमने आपको परमिशन दिया तभी आप आए, आप हमसे परमिशन लिए, इसीलिए मे का प्रयोग किया जाता है। परमिशन को लेने, गिव एंड टेक, लेने और देने दोनों सेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं, तो इस सेंस में आपने प्रयोग किया परमिशन लेने या देने के सेंस में आपने मे का प्रयोग किया। यू में लिव लॉन्ग, आप सदैव माने कि ज़्यादा लंबे समय तक जिए। कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भवन। आयुष्मान भवन का क्या मतलब हुआ कि आप जहाँ कहीं भी रहे, विजय रहे, अपने जीवन में तरक्की करते रहते। यू में लेवलिंग, आप बहुत सालों तक जिए, इसका कहने का ये सेंस है। तो जब कभी भी ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, आप अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, उस सेंस में मे का प्रयोग किया जाता है और दूसरा मॉडल का प्रयोग करना ही नहीं है। ऑप्टेटिव के लिए तो ये मे ही बना है, इस बात को ध्यान रखिए। मे आई बाय दीज बुक्स, क्या मैं इन किताबों को खरीद लूँ? तो एकदम, अगर आप फॉर्मल वे में हमसे ऑर्डर मांगते हैं या अपने किसी भी गार्जियन से ऑर्डर मांगते हैं, क्या हम ये किताब ले लें, तो एकदम सही है, ठीक है भाई ऑर्डर। जैसे ही अगर आप यहाँ मे के जगह आपके मन में ख्याल आएगा कि सम हम कैन का प्रयोग करना चाहते हैं, हम कुड का प्रयोग करना चाहते हैं, हम मे का काहे करें, तो आपके मन का सवाल अभी हम शंका दूर कर देते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई बाय दीज बुक्स, ये भी सही है, गलत नहीं है, मगर बात जब फॉर्मल वे की हो, बात जब इन रिटर्न की हो, हम हमारी बोलचाल हम जब बाजार में हो या कहीं और हो तो इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं, मगर फॉर्मल वे में इसको बोलना गलत है। फॉर्मल वे के लिए मे का प्रयोग कैन फ्रेंडली के लिए होता है, कुड फ्रेंडली के लिए होता है, मगर मे फॉर्मल के लिए होता है, हमेशा याद रखिएगा।
इसीलिए यहाँ पर अगर कैन भी आप लगाते तो ये गलत नहीं है मगर सही भी नहीं है। मे द किंग लिव लॉन्ग, ये 4 नंबर एग्जाम्पल को हम थोड़ा समझाएंगे। थोड़ा 4 नंबर बताइए कि क्या गलत है 4 नंबर में। मे द किंग लिव लॉन्ग, हमारा राजा बहुत सालों तक जी। जब कभी भी आप किस इच्छा जाहिर करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी आपका इच्छा होता है कि कोई जिए मरे, कोई तरक्की करे, कोई मर जाए या हेरा जाए, उसके लिए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये वाला, इसको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। या ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब कभी भी इंड करना हो तो ये वाला एनोटेशन से आप इसको प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, यू स्टडी, यहाँ पर आप इफ कंडीशनल सेंटेंस के लिए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। हालांकि वाक्य की शुरुआत इफ से हो तो ज़्यादा सही, मगर मेरा प्रयास था समझाने का यहाँ पर इन ऑर्डर डैट। जैसे ही वाक्य में इन ऑर्डर डैट या सो डैट हो मेरे भाई, तब उसके आगे जो सेंटेंस प्रयोग होगा उसमें मे का प्रयोग होता है और इससे क्वेश्चन बनता है। इससे आपका क्वेश्चन कहाँ पर बनेगा? कंडीशनल सेंटेंस में। आपको इसको डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ना होगा, जो एक पार्ट होता है टेंस का। टेंस से ही कंडीशनल सेंटेंस निकला है। अब के टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं जो कहीं हद तक सही है। तो इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़िएगा तब आप जाकर परीक्षा में पास करिएगा। इसका मतलब मेरा पास करना और न करना किस पर तय है? मेरे पढ़ने पर। अगर हम पढ़ाई करेंगे तब पास होंगे, अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो नहीं होंगे। हम अगर बोले कि इसमें मेन क्लॉज कौन है तो सिंपल सा समझ में आएगा कि पास करना किस पर निर्भर है? मेरे पढ़ने पर। तो जो निर्भर है जिस पर वो मेन हो गया, यानी यू स्टडी या इफ यू स्टडी क्या हो गया आपके मेरे भाई? ये मेन क्लॉज हो गया और उसका प्रभाव इधर दिख रहा है। तो यू में पास द एग्जाम, ये प्रभाव है, तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बस 2 वाक्य को जोड़ा जाता है किसके माध्यम से? इन ऑर्डर डैट। तो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर डैट और सो डैट अपने आप में क्या हुआ? कंजंक्शन का काम करता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए कि हाँ सर यहाँ पर हमको कोई दिक्कत हो रहा है, इस बुक से हम अगर पढ़ रहे हैं तो आपका और मेरे पढ़ाई में डिफर कर रहा है। कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमेंट नहीं करेगा हमको पता कैसे चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं? तो माइट का जनरली प्रयोग पास्ट ऑफ में। जैसे ही पास्ट ऑफ में, जैसे ही मेरे दोस्त, रुक जाइए थोड़ा सा, हिल रहा है। जैसे ही पास्ट ऑफ में हमने लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रयोग आप किसके लिए बना है? नरेशन के लिए। हम बताए थे कि वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव सब में काम करता है। तो नरेशन जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाइएगा तब वहाँ पर मे को माइट में बदला जाता है। वहाँ पर हम समझेंगे उसके बारे में। फिलहाल यहाँ रखिए कि जब कभी भी मे का पास्ट बनाना हो, हमने बताया कैन का पास्ट बनाना हो तो कुड, मे का पास्ट बनाना हो तो माइट, शैल का पास्ट बनाना हो तो शुड, विल का पास्ट बनाना हो तो वुड होता है। तो ये होता है पास्ट ऑफ में। सबसे पहला तो इसका प्रयोग हो गया कि हम मे का पास्ट बनाएंगे। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। आउटडेटेड, हमने लिखा है आउटडेटेड, इसका मतलब होता है चलन से बाहर। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आप मे का ही प्रयोग करते हैं। किस चीज का? मे का। फॉर्मल तरीका के लिए इनफॉर्मल एक कैन। अब कुड और माइट ये चलन दोनों से बाहर है। हमने बताया था वहां भी कुड का ओल्ड इंग्लिश में होता है, मगर ये अब चलन से बाहर, इसका प्रयोग जनरली अब नहीं होता। मगर पहले के कुछ ग्रामरीय जो ग्रामर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो प्रयोग किया करते थे। आप लेस पॉसिबिलिटी का भी में प्रयोग कर सकते। अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने कैन में भी पढ़ा पॉसिबिलिटी, हमने कुड में भी पढ़ा पॉसिबिलिटी, हमने मे में भी पढ़ा पॉसिबिलिटी, हमने माइट में भी पढ़ा पॉसिबिलिटी। हमने बताया था कुड में रेयर, मे में लेस,
और माइट में भी लेस। क्या चक्कर है सर, सब जगह आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। समझिएगा, हम एक दायरा तैयार करते हैं, वहां से आपको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। मान के चलिए अगर ये मे हुआ तो मे का प्रयोग एक यहाँ तक एक सीमित समय मान लेस के लिए होगा, मगर जैसे ही माइट होगा तो माइट और लेस हो जाता है, मे की अपेक्षा में भी और डाउन चला जाता है। और तब प्रयोग करते हैं आप जब मे से भी बहुत कम संभावना में ले जाना हो। अगर हम बोले इट मे रैन टुडे, आज बारिश होगी, इसका मतलब हो गया इट मे रैन टुडे, आज बारिश होगी। अगर हम संभावना की बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ लगभग 40, 60 या 50-50 का एक माध्यम होता है कि हाँ आज एक बारिश होगी, इट मे रैन टुडे। हम एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, इट में रैन टुडे, आज बारिश होगी। अगर जैसे ही हमने लिख दिया इट में, तो इसका मतलब आज बारिश होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो लगभग 40, 60 या 50-50, एक औसत मान लिया जाए तो 50-50 का चांस बनता है कि आज बारिश होगी। मगर हम यहाँ पर मे का नहीं, हम माइट का प्रयोग कर देते हैं, इट माइट रैन टुडे। इसका मतलब ये हो गया कि आज जो बारिश होने का संभावना है वो 10-20% से भी कम है, तो मे से भी नीचा ले जाता है माइट को, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी में सबका होता है, कुड रेयर वो तो एक आध गो में हो गया। अगर हम कर दे इट कुड रैन टुडे, तो समझ लीजिए बारिश का जो संभावना है वो 1% से भी कम है। इट में रैन टुडे और इट माई रैन टुडे में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर माइट का प्रयोग होता है, अगर हम भाई परसेंटेज भाई देखें तो इसका लगभग 10 या 20% के ओवरऑल रहता है, और मे का प्रयोग 50% के करीब में होता है। तो बस यही अंतर होता है लेस पॉसिबिलिटी में। और चौथा नियम, माइट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो मे माइट के साथ आप लाइकली और पॉसिबली का प्रयोग नहीं करते हैं। सेम उसी तरीका से मेरे भाई, जैसे कैन और कुड के साथ एबल टू और कैपेबल टू का प्रयोग होता था, सेम उसी तरीका से जैसे कैन और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ जैसे आप एबल टू कैपेबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेम उसी तरीका के साथ मे और माइट के साथ लाइकली और पॉसिबली का प्रयोग नहीं करना है। हम यहाँ पर बराबर लिखे थे मगर आप क्रॉस कर देते हैं कि भाई मे और माइट के साथ लाइकली और पॉसिबली का प्रयोग नहीं किया जाता है। मे और माइट के साथ, क्योंकि मे और माइट का ही मतलब संभावना हो जाता है और लाइकली पॉसिबली का मतलब ही होता है संभवतः। तो जब दोनों का मतलब सेम ही है तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ, एक वाक्य में आप मे माइट लिख दीजिए, अगले वाक्य में लाइकली लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, मगर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कंफ्यूजन होगा एग्जाम्पल में कि आखिर आप, जैसे हम लिखें आई में पास द एग्जाम, एक नंबर, आई माइट पास द एग्जाम, he told that you may be present at there. It may likely look rainy. It is likely to look rainy. चलिए यहाँ तक एग्जाम्पल हमने लिख दिया, अब इसको समझते हैं। आई मे पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता हूँ। देख लीजिए, जब कभी भी पास्ट फॉर्म लिखना हो, चाहे कैन का लिखना हो, चाहे मे का लिखना हो, चाहे शैल का लिखना हो, चाहे शुड का लिखना हो,
तो वाक्य में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, हमको इसका पास्ट फॉर्म लेना होगा। अगर नहीं ले सकते हैं तो डायरेक्टली आप उसका प्रेजेंट फॉर्म लीजिए, ना कि पास्ट फॉर्म। जैसे पहला एग्जाम्पल, आई मे पास द एग्जाम, तो हम चाहे यहाँ मे के जगह माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा। आई माइट पास द एग्जाम, बशर्ते दोनों का मीनिंग बदलेगा, दोनों का अर्थ बदलेगा। कैसे अर्थ बदलेगा सो समझते हैं। आई मे पास द एग्जाम यानी मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। तो भाई अगर पास कर सकते हैं तो अगर हम पूछे कि आप में कितना कॉन्फिडेंट है, आप में कितना एक ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए पास होने का, तो अगर हम मे लगाते हैं तो लगभग 50-50 के करीब है। मगर अगर माइट लगा दिए तो संभावना बहुत ही कम हो जाता है, लगभग 10% के करीब आ जाएगा, 20% के करीब, कि आपका एग्जाम पास करने का संभावना इतना है। आप में जो एबिलिटी है वो और बूस्टअप करना होगा, आपको बढ़ाना होगा, तब जाके आप उसके योग्य होंगे, कैपेबल होंगे। मगर माइट का तो प्रयोग एकदम समझिए लेस के लिए हो जाता है, और मे का थोड़ा सा चांस है। मे लगा दिए तो इसका मतलब थोड़ा सा चांस है कि कुछ होगा, मगर माइट लगा दिए सेम सेंटेंस आई माइट पास द एग्जाम, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम जाता है मे की अपेक्षा। देखिए अब एग्जामिनर इतना कंफ्यूजन सवाल नहीं पूछेगा, ये आपको समझ विकसित करा रहे हैं कि मैं अगर कभी कोई बोल दिया हम आए और कह दे यू में सिट हेयर, इसका मतलब वो जो बैठने का तरीका बोल रहा है, वो बैठाने के लिए हमको बोल रहा है, वहाँ पर बैठने का संभावना ज़्यादा है, आपको सीट वहाँ मिल सकता है। मगर हम ही बोले यू माइट, तो यहाँ पर बोल दिए कि संभावना थोड़ा सा कम है, आपको जो भी उपस्थिति है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, बस यही अंतर होता है। अब देख लीजिए ही टोल्ड डैट, यहाँ पर टोल्ड V2 है, हमने बताया था टेंस को कैसे पहचाने, तो ये पास्ट हो गया। तो जब वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो हम कोशिश करेंगे आगे भी पास्ट रखा जाए। कैसे? प्रेजेंट और पास्ट का कभी भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट और फ्यूचर का भी नहीं होता। पास्ट और फ्यूचर का पास्ट फॉर्म लेते हैं तब जाकर अच्छा होता है, पास्ट और उसका फ्यूचर फॉर्म आप लेंगे तब, पास्ट और फ्यूचर का पास्ट फॉर्म लीजिएगा तब जाकर कॉम्बिनेशन बनता है, और प्रेजेंट और पास्ट का तो बनता ही नहीं है। तो अगर वाक्य अगर पास्ट में है तो आगे में प्रेजेंट में लिखना उचित नहीं है, आपको यहाँ पर माइट करना होगा मेरे दोस्त। क्यों करना होगा? क्योंकि ये एक प्रकार का नरेशन का क्वेश्चन हो गया। जब नरेशन का कॉमन एरर आपसे बनाकर पूछेगा, ऑप्शन नहीं देगा, तो इस प्रकार से आप में गलती। और एयरफोर्स नेवी में हमने देखा या एनडीए में कि इससे अभी भी क्वेश्चन बराबर आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस नियम से क्वेश्चन बनता है। अब जैसे लिख दिए इट में लाइकली लुक रेनी, आज का जो दिन है वो बरसाती लग रहा है, रेनी लग रहा है, तो जैसे ही मे हमने लिखा तो यहाँ मे का मतलब ही एक प्रकार का संभावना हो जाता है, तो इसके साथ हम लाइकली या पॉसिबली का प्रयोग मेरे भाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। जब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, एक जंगल में दो शेर तो हो सकता है मगर राजा एक हो रहेगा, उसी तरीके से एक वाक्य में एक ही चीज का अर्थ दो नहीं हो सकता, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। अब देख लीजिए 4 आपका गलत है, या तो आप इट में लुक रेनी कर दीजिए या इट इज लाइकली टू लुक रेनी कर दीजिए, जैसा कि हमने 5 नंबर एग्जाम्पल में। और 5 नंबर एग्जाम्पल आपका सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मे नहीं, हमने बी का फॉर्म लगा दिया। बी का फॉर्म आप लोग को याद है कि नहीं? हमको पहले बताइए था, कमेंट करके बताइए बी का फॉर्म कै गो होता है। तो बी का फॉर्म टोटल 8 होता है, हमने बताया था, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग होता है। तो मे और माइट भी आपका समस्या का समाधान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मस्ट, मस्ट, मस्ट में ज़्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं, मस्ट में ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं। क्यों? क्योंकि मस्ट बचपन से पढ़ा, इट मस्ट, मस्ट का मतलब भी हो जाता है जरूरी, एकदम हार्ड जरूरी, हार्ड जरूरी, मतलब अब ये काम को करना एकदम जरूरी हो ही गया है, नहीं अब इसके बाद ऑप्शन नहीं है। जैसे अब एक एग्जाम को पास करना जरूरी हो ही गया है, इसका मतलब अब आपको नेगेटिव में जाना एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इट मस्ट, तो मस्ट एकदम हार्ड कंपल्सन के लिए लगता है, एकदम बाध्यता के लिए लगता है, जब उससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो मस्ट का सीधा सा संबंध है ड्यूटी,
कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, एक प्रकार का कर्तव्यनिष्ठ होता है। जैसे इट मस्ट, यू मस्ट ओबे द एल्डर्स, बहुत बच्चा में एग्जाम्पल इससे बनाए होंगे, यू मस्ट ओबे द एल्डर्स। इसका मतलब वहां पर जो आपको कहना चाहता है, जो व्यक्ति आपको ये समझा रहा है कि यू मस्ट लगा दे, इसका मतलब नहीं आपको हर हाल में एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना होगा। अगर यू में लगा दिया तो इसका मतलब करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, मगर मस्ट इसीलिए लगाया जाता है कि आप में एक प्रकार का बाध्यता हो, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, वो करना ही पड़ेगा। जब करना ही पड़ेगा, एक जरूरी माने कि उस वाक्य पर एकदम जरूरत आ गया कि नहीं अब करना ही होगा, तब प्रयोग करते हैं हम मस्ट का। तो ये समझदारी विकसित है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। अब इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का भी मतलब होता है निर्देश। जब आप एग्जाम में जाते होंगे तो लिखा जाता है कैंडिडेट मस्ट नॉट ओपन दीज पेपर्स बिफोर 10 PM। जो भी कैंडिडेट है, जैसे ऑफलाइन एग्जाम में देते होंगे कोई स्टूडेंट्स, तो उनके लिए है, वहां पर लिखा हुआ रहता है कैंडिडेट कर दी, कैंडिडेट मस्ट नॉट ओपन। इन किताबों को जो आपको OMR शीट दिया गया उसको 10 बजे से पहले नहीं खोलिए। अब मस्ट लगाने का पीछे इसका मकसद ये था कि वो एकदम हार्ड एडवाइस दे रहा है, भाई नहीं मानिएगा तो आप पर बहुत बात हो सकता है। तो मस्ट लगाने का मकसद ही होता है कि नहीं आप उसको न करने का सोचिए मत। मस्ट का मतलब होता है कि नहीं उसको हर हाल में करना है। अगर हम में लगा देते कैंडिडेट मे नॉट ओपन, तो चले भाई कैंडिडेट ओपन अगर कर भी लेता है तो हम उस पर स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, उस पर स्ट्रॉन्ग बाधा नहीं लगा सकते, उस पर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई नहीं कर सकते। मगर अगर मस्ट का इंफॉर्मेशन दे दिया गया तो अगर आप कुछ गड़बड़ी करिएगा तो हम आप पर स्ट्रिक्टली नियम कानून का लगाएंगे चर्चा। तो ये होता है मस्ट। कंपल्सन एक प्रकार का वही मीनिंग होता है बाध्यता, और नेसेसिटी भी वही होता है जरूरत। कंपल्सन और बाध्यता दोनों का भले ही अर्थ अलग हो, मतलब एक ही होता है, हमने अलग अलग इसीलिए लिखा क्योंकि बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हमने अलग लिख दिया। तो बाकी मतलब एक है। मस्ट का चारों का मतलब एक ही होता है, सिंपल में समझ लीजिए। एक प्रकार का बाध्यता, एक प्रकार का नेसेसिटी, कंपल्सन, आपका कर्तव्य कि अगर उसको आप नहीं करिएगा तो आपके लिए खतरा से खाली नहीं रहेगा। जैसे यू मस्ट ओबे द एल्डर्स, इसका मतलब है कि अगर आप एल्डर्स की बात नहीं मानेगा तो आप खतरा में हैं, खतरा से खाली नहीं है। तो यही एक संदेश होता है मस्ट का, सिंपल सा रूल होता है बनाने का। इसका एग्जाम्पल करने का कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं, बस कैंडिडेट मस्ट हम समझा ही दिए। मस्ट का मतलब ही होता है मेरे भाई कि एक प्रकार का बाध्यता, जैसे लिख दिए यू मस्ट ओबे द, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख देते हैं, यू मस्ट ओबे द एल्डर्स। इसका मतलब हो गया कि आपको हर हाल में आपको एकदम बाध्य हो जाना है आपको एल्डर्स को ओबे करने के लिए। अगर हम यहाँ मस्ट की जगह कुछ और लगा दे मेरे भाई, मस्ट की जगह हम में लगा दे तो इस में का अर्थ बदलेगा, गलत नहीं होगा। वहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, करिए या नहीं। अगर मस्ट लगा दिए तो ये एक प्रकार का बाध्यता हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है कि नहीं इसको करना ही करना होता है। बस मस्ट का प्रयोग सिर्फ समझ लीजिए बाध्यता, एकदम आप बाध्य है उस काम को करने के लिए, उस सेंस में आप मस्ट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा उसका विशेष उपयोग नहीं है। चलिए आउट टू याद रखिएगा, आउट टू को हमेशा एक साथ लिखा जाता है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। आउट टू का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, आउट टू इक्वल टू शुड। आउट टू इक्वल टू शुड, आउट टू और शुड में ज्यादा अंतर नहीं होता है। आउट टू का मतलब ही होता है शुड, और शुड का मतलब क्या होता है
चाहिए। शुड का मतलब होता है नीडनेस, यानी नीड, एक प्रकार का जरूरत होता है। शुड मतलब चाहिए, नहीं आपको कंपल्सन किया जाता है कि यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल। मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन, जैसे कहते हैं यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का नियम का पालन करना चाहिए। तो हम चाहे तो शुड की जगह ऑट टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अंतर होता है। देखिए गलत नहीं है, अंतर में परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या हो जाएगा? सबसे पहला तो मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य निष्ठा, आपका जो सामाजिक दायित्व है उसकी बात कर रहा है कि नहीं भाई सामाजिक दायित्व क्या होता है। हाँ भाई, जब आप ट्रैफिक पर चल रहे हैं तो नियम का पालन करिए, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉलो करिए, जो समाज में सिखाया गया बड़ों को इज्जत करिए, छोटों के प्यार दीजिए, यही होता है सामाजिक बाध्यता। बाकी तो आप स्वतंत्र है, ये भारत है, लोकतंत्र, कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक सामाजिक बाध्यता होता है जो करने के लिए आपको मजबूर करता है, और कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, तभी ये संसार चल सकता है, वरना सब थैनोस बन जाएंगे। तो मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन का ही दूसरा मतलब होता है एडवाइस। एडवाइस देखिए, अब एडवाइस दो प्रकार का होता है, एक सी से अंत करने वाला और एक एसी से अंत करने वाला, दोनों में अंतर होता है। ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है। जब हम पढ़ेंगे टेंस तो उसमें क्लियर होगा। और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आउट टू का सीधा सा समझिए कि आउट टू इक्वल टू शुड, दोनों का मतलब सेम हो गया, चाहे आप शुड का प्रयोग करिए या आउट टू। आउट टू का जनरली प्रयोग आप उस वाक्य को जोरदार बनाने के लिए करते हैं, आप उस वाक्य को जोरदार बनाने के लिए करते हैं। जोरदार, अगर शुड से भी काम नहीं चला, मान के चलिए आप सरकार ने कोई नियम बना दिया और शुड लगा दिया, तो वहां अगर धज्जिया उड़ रहा है नियम कानून का, तब वो आउट टू लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप शुड से भी नहीं मान रहे तब स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया जाएगा कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, वरना आप खैर नहीं, तब उस सेंस में आप आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो शुड से भी, अगर शुड को भी वाक्य को और जोरदार बनाना हो तब आप आउट टू का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी वही हो गया, यू शुड एक प्रकार का पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी सब में है यार, ये मोरल वर्ब जितना सब में है। कैन में भी हमने पढ़ा, कुड में भी पढ़ा, भाई में भी पढ़ा, माइट में भी पढ़ा, आउट टू में, बस अंतर अलग है और वही अंतर को समझना। इसका कोई खास पॉसिबिलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादा इससे बनता नहीं, तो इसको समझना। बस आउट टू का मतलब समझिए मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन कब? जब शुड से भी काम ना चले, जब आपको और वाक्य को बाधित करना हो और वाक्य को जोरदार बनाना हो। एडवाइस वही हो गया। अच्छा, हम बोले यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो क्या हम आपको भोज का निमंत्रण दिए हैं कि आके खा लीजिएगा दाल रोटी? नहीं, हम आपको सलाह दिए हैं भाई कि हाँ भाई ट्रैफिक रूल्स को पालन करना चाहिए, एल्डर्स का इज्जत करना चाहिए। तो हमने आपको क्या दिया? अपने आप में एडवाइस किया है, सलाह दिए हैं ना, थोड़ी भोज का निमंत्रण दिए हैं कि आइएगा दाल पूरी खाइएगा, वो नहीं है, सलाह। बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए हैं, अलग से लिख दिए कि हाँ भाई सलाह के सेंस में भी आउट टू का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल तो समझ ही चुके हैं। शैल और विल, शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ आप करते हैं? तो शैल और विल दोनों का प्रयोग मेनता फ्यूचर में होता है। अब देखिए ये है मॉडल, मगर बात टेंस की होगी, पर आप मॉडल रहे मगर सारी कहानी टेंस की होगी, इसीलिए कहते हैं और बार बार कहते हैं वर्ब के बिना ना ही टेंस संभव है, ना ही वॉइस संभव है, ना ही नरेशन संभव है, ना नाउन प्रोनाउन, ना एडजेक्टिव। बस इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझाएंगे आपको। चलिए, शैल और विल को समझने से पहले हमको समझना होगा पर्सन। पर्सन मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन, पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट में आपका आता है मेरे भाई आई और वी, सेकेंड में आता है यू, थर्ड में बाकी सब जो बच गया ही, सी, इट, नेम, जो कुछ भी या दे आ गया, यह सब थर्ड पर्सन में होता है। हम अगर बोले मेरे भाई ई, हम जानते हैं 99% को छात्रों को इसका जवाब नहीं पता होगा जो अभी हम पूछेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट किस लिए कहा जाता है, सेकेंड को सेकेंड किस लिए कहा जाता है, थर्ड को थर्ड किस लिए कहा जाता है, इसका जवाब आपको अगले वीडियो में देना है। इसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। आपको एक दिन का हम कंप्लीटली मौका देते हैं और जो सही छात्र इसका जवाब देंगे उससे आप हमसे मिलने का एक मौका आपको मिलेगा। आपको हम कॉल करके बुलाएंगे स्टूडियो में। अगर इसका सही जवाब देते हैं ढूंढ के भी, आपको हम इतना तक ऑफर दे दिए, ढूंढना भी है। फर्स्ट को फर्स्ट किस लिए बोलते हैं, सेकंड को सेकंड किस लिए बोलते हैं और थर्ड को थर्ड किस लिए बोलते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में समझते हैं। सिंगुलर और प्लूरल मेरा समझाने का मतलब है कि आई और बी आपका फर्स्ट होता है, यू सेकंड होता है, ही, सी, इट, नेम आपका थर्ड होता है। आपको पता होगा आई और बी ये आपका हमेशा प्लूरल होता है और यू भी आपका प्लूरल होता है। ही, सी, इट, नेम आपका सिंगुलर होता है और दे आपका प्लूरल होता है। इसका जवाब हम पूरे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझे। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि जो फर्स्ट पर्सन है फ्यूचर में इसके साथ शैल का प्रयोग होगा, फ्यूचर में इसके साथ शैल का प्रयोग होगा। बाकी सेकेंड और थर्ड के लिए विल का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ से समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन आई और बी के लिए प्लूरल जो कि होता है शैल, फ्यूचर में। कहाँ पर मेरे भाई, फ्यूचर टेंस में पढ़ रहे हो, भर मगर टेंस की बात हो रही है। बाकी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो ये समझना था। इसको समझने के बाद हम शैल विल में पहुंचते हैं। देखिए क्लियर हो गया। शैल का प्रयोग आई बी, शैल का प्रयोग आई बी फ्यूचर टेंस के लिए और यू और थर्ड पर्सन का प्रयोग, विल का प्रयोग, दोनों का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए। सजेशन, सजेशन का मतलब होता है सलाह, सजेशन का मतलब होता है सलाह। तो आप सलाह के सेंस में भी शैल का प्रयोग करते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। समझ गए। सलाह का प्रयोग आप शैल का में, सलाह के लिए, सजेशन के लिए शैल। और कैसे सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, आप पॉजिटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव, इसको अफर्मेटिव बोला जाता है और इसको निगेटिव बोला जाता है। अफर्मेटिव और निगेटिव में नहीं करना, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है। ये इसको समझने, शैल और विल को कंप्लीटली समझने से पहले शुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड और विल का पास्ट फॉर्म वुड, दोनों को समझना होगा, तब जाकर आप शैल विल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ इतना समझ लीजिए। शैल का प्रयोग आई और बी फर्स्ट पर्सन फ्यूचर टेंस के लिए, विल का प्रयोग यू और थर्ड पर्सन फ्यूचर टेंस के लिए। सजेशन के लिए आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं और विल। पोलाइट रिक्वेस्ट, इन्विटेशन और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, एक प्रकार का ये भी संभावना ही होता है। जब संभावना की बात होगी तो सभी सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वह सेकेंड पर्सन हो, चाहे वह थर्ड पर्सन हो, चाहे वह ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सभी सब्जेक्ट के साथ हमको विल का प्रयोग डालना होता। अब ये कहाँ आएगा, जब तक हम शुड और वुड नहीं पढ़ेंगे ये क्लियर नहीं होगा। हम बोले थे साउथ का सिनेमा है, पूरा कहानी अंत में समझ में आएगा। जब पोलाइट रिक्वेस्ट को और जोरदार बनाना हो, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप हम पर लाठी बरसा रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप लाठी बरसा रहे हैं, तो उसको और जोरदार करने के लिए, क्या उसको मारिएगा नहीं, इंग्लिश है, इसमें और मजबूती से पेश करने के लिए आप वहाँ पर विल का प्रयोग करते हैं। इन्विटेशन, निमंत्रण, यू विल बी इन्वाइटेड। जब देख, अच्छा निमंत्रण, हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, हम आपको निमंत्रण देंगे तो निमंत्रण जो देने का कार्यक्रम होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा कि पास्ट में या फ्यूचर। निमंत्रण हमेशा भविष्य की चीज़ों को दिया जाता है। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आप अभी देते हैं कि हाँ मेरा कल एक दुकान ओपन हो रहा है, आप वहाँ पर आइएगा, तो
तो उसके लिए तो जब आप काम भविष्य में करेंगे तो फ्यूचर ही जाएगा। अब फ्यूचर जाएगा तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, मगर उस सेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग किया जाता है। बस यही एक कहानी था। इनविटेशन निमंत्रण, और निमंत्रण हमेशा भविष्य की चीज़ों को दिया जाता है। अच्छा, जो कल बीत गया मेरे साथ, कल मेरे साथ बीत गया, क्या हम उसको निमंत्रण आज दे देंगे? कहेंगे ठीक है कल मेरा भविष्य के लिए हुआ है, उसके लिए आज निमंत्रण नहीं। अब भविष्य में जो काम करना चाहते, इन फ्यूचर आप जो भी वर्क करना चाहते, उसकी सूचना एक शॉर्ट नोटिस आप उस व्यक्ति को इनविटेशन के माध्यम से देते हैं। तो क्लास की पाबंदी समय की भी खत्म हो रही है। हम लोग कल इसके बारे में शुड और वुड को पढ़ेंगे और उससे इस कहानी को शैल और विल को भी क्लियर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक एक एक पॉइंट समझ में आया हो। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज सरस्वती पूजा है, एंजॉय करिए मगर पढ़ाई के साथ। सरस्वती जी तभी आप पर मेहरबान होगी जब आप मेहनत करेंगे। अब कालिदास वाला सिस्टम है नहीं कि किताब उगते रात भर में बुद्धि सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये सिस्टम अब नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जो भी व्यक्ति अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्लासेज और आने वाली है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।